हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड के अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट का जो डिलीट एंड पॉइंट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे और हम उसको फिक्स करेंगे गो के अंदर का एक बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल पैटर्न यूज़ करके। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसोम्निया के अंदर आते हैं और एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट है एंड इसको नाम देते हैं डिलीट ए लिस्टिंग। एंड यहाँ पर हमें करना है HTTP लोकल होस्ट और ये हमारा चल रहा है 8088 एंड यहाँ पे हम करेंगे लिस्टिंग्स और हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे गेट मेथड नहीं, यहाँ पे हमें डिलीट मेथड यूज़ करनी है और URL जो हम रखते हैं ऐसे ही /listings ही रहेगा। बट यहाँ पर हमें ना एक ID पास करनी पड़ेगी, मतलब किस लिस्टिंग को हमें डिलीट करना है उसकी ID यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो हमारे पास याद है, हमारे पास ये बहुत सारी लिस्टिंग्स 2 ही है, बहुत सारी नहीं है। तो इसमें से एक ID जो है ये iPhone 13 की, इसको हम कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे लाते हैं डिलीट के अंदर एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए ये कुछ URL ऐसे बना है एंड एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर मेक रन करते हैं इंसोम्निया के अंदर, वापस सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो 404 नॉट फाउंड, जो कि सही है, हमारे पास ऐसा कोई राउट है ही नहीं। तो चलिए उसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले ताकि ये 404 चला जाए। उसके लिए चलते हैं हमारे कोड के अंदर एंड कोड के अंदर cmd API एंड main.go के अंदर यहाँ पर देखिए हमारे पास सारे राउट्स हैं ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा mux.handlefunc एंड ये जो रिक्वेस्ट है ये है डिलीट HTTP मेथड है इसकी एंड यहाँ पे मैं करूँगा लिस्टिंग्स और उसके बाद अभी यहाँ पे जो है ना ये डायनामिक पैरामीटर इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ये हमने इस ID को पास किया है इस लिस्टिंग के, लेकिन ये हर बार चेंज होती रहेगी। अगर दूसरे हमें लिस्टिंग को डिलीट करना है तो यहाँ पे ID दूसरी होगी। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना ये डायनामिक पैरामीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर के लिए हम ऐसे करली ब्रैकेट्स जो है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ID, यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो लेकिन ये नाम याद रखना है क्योंकि बाद में ये यूज़ होगा इसको गेट करने के लिए। ये किया, उसके बाद यहाँ पे हैंडलर्स के ऊपर ना हम एक काम करेंगे, डिलीट नाम की एक मेथड जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब ये यहाँ पर आप देखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये लिस्ट है एंड यहाँ पे मे बी हमें डिलीट लिस्टिंग ऐसा कुछ करना पड़ेगा एंड यहाँ पे गेट लिस्टिंग थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा बेटर नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे होता था। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे रखता हूँ डिलीट लिस्टिंग, इसको हम फिक्स करेंगे ये सारा कन्वेंशन जो है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी डेटाबेस पास करना पड़ेगा क्योंकि डिलीट करने के लिए इसको भी डेटाबेस की ज़रूरत होगी। अब ये जो मेथड है ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। चलते हैं हमारे हैंडलर्स के अंदर, यहाँ पर इंटरनल हैंडलर्स एंड लिस्टिंग के अंदर है ये एंड यहाँ पर हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो ये लिस्ट थी हमारे मेथड, यहाँ पे मैं बोलूँगा फंक एंड यहाँ पे करते हैं डिलीट लिस्टिंग और इसके अंदर भी हमें जो DB है वो रिसीव हो रहा है तो ऐसे हमें ये पॉइंटर देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम जो रिटर्न वैल्यू है वो है HTTP सेम देना है हैंडलर फंक एंड यहाँ पर हमें एक्चुअली एक फंक्शन रिटर्न करनी है। देखिए इस तरह से है ना, हैंडलर को रिटर्न करते हैं हम। यहाँ से करते हैं रिटर्न फंक एंड इसके अंदर ये है W HTTP रिस्पॉन्स राइटर एंड देन है रिक्वेस्ट जो कि HTTP रिक्वेस्ट है। ऐसे कर लिया एंड अब देखना यहाँ पे हमें जो डिलीट का ऑपरेशन है वो हैंडल करना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले ना हमें डिलीट करना है किसी एक लिस्टिंग को,
तो वो जो लिस्टिंग की आईडी जो है ना यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, उसको यहाँ पर हमें गेट करना पड़ेगा। तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो आर्गुमेंट है, इसके ऊपर डॉट देके हमें बहुत सारी मेथड्स हमें मिलती हैं। इसमें से जो हमें चाहिए ना वो है पाथ वैल्यू। देखिए पाथ वैल्यू जो है इसके अंदर एक्चुअली हमें ये देखिए पाथ वैल्यू रिटर्न्स द वैल्यू फॉर द नेम्ड पाथ वाइल्ड कार्ड। ये जो यहाँ पे हमने दिया ना इसको नेम्ड पाथ हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है कौन सा पैरामीटर, आईडी। देखिए ये एग्जैक्टली ये सेम होना चाहिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे आईडी लिखा है तो इसलिए यहाँ पे भी आईडी हम लिखेंगे। ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो उसको हम हमारे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी ऐसे करके स्टोर कर दिया यहाँ पर। बढ़िया, अब आईडी यहाँ पर आ गई। मैं जल्दी से इसको आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा ताकि चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। सो आईडी एंड आईडी यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हमारी वो हैंग ना हो जाए इसलिए हम यहाँ से राइट डब्ल्यू के ऊपर राइट कर लेते हैं कुछ। और यहाँ पे हमें पता है कि ये वाइट स्लाइस होती है तो यहाँ पे कुछ भी अभी के लिए रिटर्न कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं टर्मिनल के अंदर और मेक रन अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये एक बार स्टार्ट, ओके स्टार्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये एड्रेस जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। शायद ये जो पोर्ट है ये क्लोज़ नहीं हुई है मेरी, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। ओके सो मेरे दूसरे टैब के अंदर ये सेम एप्लीकेशन चल रहा था, इसकी वजह से हम रन नहीं कर पा रहे थे। मेक रन अभी अगर करते हैं तो अभी ये शुरू हो जाएगा। एंड अभी चलते हैं इंसोम्निया के अंदर, सेंड अगर करते हैं तो ओके यहाँ पर आप देखना। एंड टर्मिनल के अंदर हमें वो एग्जैक्टली वो आईडी दिखेगी जो हमने पास की थी। देखिए 4B81 है ना, यहाँ पे देखिए 4B81। तो हम ये जो पैरामीटर है उसको गेट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं वापस कोड के अंदर एंड अब हमें आईडी मिली है तो हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास DB भी है तो DB के ऊपर हम डिलीट क्वेरी जो है हमारी SQL क्वेरी वो अभी यहाँ पर रन करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये जो DB है ना इसके ऊपर अगर हमें डिलीट क्वेरी रन करनी है, सबसे पहले तो हमें क्वेरी करने के लिए हम क्वेरी मेथड कॉल कर रहे थे, लेकिन डिलीट क्वेरी जो है उसको करने के लिए हम क्वेरी मेथड, क्वेरी तो सिर्फ क्वेरी करने के लिए होता है, हमें डिलीट करना है तो एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो इसके ऊपर ना एक exec नाम की मेथड हमें मिलती है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जो भी हमारी SQL क्वेरी है वो लिखेंगे। तो SQL क्वेरी कैसी होती है डिलीट करने वाली, बड़ी सिंपल होती है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे डिलीट और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम एंड हमारा जो टेबल है वो है लिस्टिंग्स। एंड यहाँ पे हमें लिखना होता है वेयर, जो क्लॉज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करना है आईडी इज़ इक्वल टू, और पोस्टग्रेस के अंदर ना हम ऐसे करते हैं, देखिए इसको प्लेस होल्डर हमें देना होता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बेसिकली हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे आईडी पास नहीं करते हैं, नहीं तो वो SQL इंजेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐसे देते हैं एंड देन यहाँ पे उसको बाइंडिंग किया जाता है। तो सेकेंड पैरामीटर आप देखना exec का क्वेरी है और उसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये जो प्लेस होल्डर 1 हमने लिखा हुआ है उसकी क्या वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा वो आईडी है, यहाँ पर जो दिख रही है ना वो आईडी है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब देखना ये जो exec है ना ये क्या रिटर्न करता है, ये हमें SQL रिजल्ट रिटर्न करता है एंड एरर रिटर्न करता है। तो हमें इसको गेट करना होगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे एंड एरर लिखेंगे ऐसे। एंड हमें पता है कि एरर को हमें तुरंत हैंडल भी करना होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ से सबसे पहले तो लॉक करते हैं ना, अभी तक जो हम करते आए हैं प्रिंट एफ। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये डिलीट के टाइम हुआ है तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे W एंड यहाँ पे एरर जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें
क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी भेजना है तुरंत, तो HTTP के ऊपर जो हमने देखा है एरर मेथड हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम W पास करते हैं, देन यहाँ पे हम इंटरनल एरर, अभी तक ये ऐसे जो हम लिख रहे हैं ना कि एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि क्या प्रॉब्लम हुआ, ये हम डेलिबरेटली यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एरर हैंडलिंग जो भी कवर करेंगे। हम जानबूझ के ये चीज़ें जो है ना, इंटरनल चीज़ें लीक नहीं करते हैं क्लाइंट को हम भेजते नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। इसका रीज़न है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, HTTP और यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर जो है वो इस तरह से पास करेंगे, एंड रिटर्न हम यहाँ से ऐसे करते हैं, ओके। एंड जो रिज़ल्ट होता है ना, रिज़ल्ट के ऊपर क्या क्या हमें मिलता है, देखिए ऐसे जल्दी से हम देख सकते हैं। रिज़ल्ट डॉट लास्ट इंसर्ट ID है एंड रोज़ अफेक्टेड है। अब लास्ट इंसर्टेड ID जो है वो जब भी हम क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड को, तभी हमारे लिए ये यूज़फुल हो सकती है। रोज़ अफेक्टेड अगर आपको चेक करना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या सच में ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है जो भी हमने किया था, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने रोज़ अफेक्ट हुए हैं और एरर ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रोज़ और मे बी एरर को हम ऐसे फिर से एक बार ऐसे गेट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये रोज़ अगर मे बी 0 है ना, ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर रोज़ 0 है इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड जो है डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि 0 अफेक्टेड रोज़ है, वो कर सकते हैं। फिर हम क्लाइंट को जो है मैसेज भेज सकते हैं कि आपका जो आपकी जो ID का जो रिकॉर्ड है वो मिला नहीं डेटाबेस के अंदर। हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी बिजनेस की यूज़ केस है तो। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ऐसे मैसेजेस मैं रिटर्न नहीं करता हूँ। क्यों नहीं रिटर्न करता हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि क्या कौन से रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक ट्रिक यहाँ पर, सिक्योरिटी ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि हम ये जो होता है ना, ये डिलीट वाली जो काम होता है ना, वो ID मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा यहाँ से सक्सेस जो है वो रिटर्न करते हैं। सक्सेस मतलब डिलीट होने के बाद, ठीक है, हम हमेशा सक्सेस रिटर्न करते हैं। अगर जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है डिलीट के टाइम तो उसको हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, बट वो रिकॉर्ड मिला नहीं डिलीट करने के लिए, वो ऐसे मैसेजेस हम क्लाइंट को सेंड नहीं करते हैं, ओके। अगर चाहो तो आप कर लेना, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने दिखाया कि क्या करना है, अफेक्टेड रोज़ आप गेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊँ क्योंकि उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वापस भेजना है मैसेज, है ना। तो मे बी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टेटस, यहाँ पे हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि 200 स्टेटस कोड बाय डिफ़ॉल्ट तो वही होता है, क्या 200 सेंड करना है, या फिर बहुत बार हम क्या करते हैं, जो डिलीट एंड पॉइंट होता है वहाँ पर हम जो 200 है वो नहीं सेंड करते हैं। वहाँ पर हम करते हैं कौन सा वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर W, और आपको याद है हम क्या करते हैं स्टेटस सेंड करने के लिए, यहाँ पे करते हैं राइट हेडर, एंड इसके अंदर मैं करूँगा http.status नो कंटेंट, ये वाला देखिए। एंड इसको अगर हवर करोगे तो आप देखोगे 204 है, इसका मतलब बॉडी के अंदर सेंड करने के लिए कोई कंटेंट हमारे पास नहीं है। तो ये जनरली डिलीट के अंदर हम रिटर्न करते हैं। अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका यही होना चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न करना है, मे बी जेसन रिटर्न करना है, सक्सेस ट्रू, सक्सेस ओके, है ना, जो भी करना है आपके हिसाब से। इनफैक्ट हम भी आगे जाके इसका जब भी एनवलप हम बनाएंगे रिस्पॉन्सेस का, एरर्स का, तो तभी इसके ऊपर फिर से हम जो है रिविजिट इसको करेंगे। बट अभी के लिए ये हम कर रहे हैं, और ये आपका डिलीट एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे कहीं पे भी हमने वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाया है। ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लगाया है क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड जो एपिसोड है वो होने वाला है, क्योंकि वैलिडेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन हमने नहीं किया है, ठीक है। इसको हम फिर से रिविज़िट करेंगे, बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि हमारा जो एंड पॉइंट है रेडी है, अभी जस्ट हमें चेक करना है। सो मैं सबसे पहले आपको चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर लेके, एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं डेटाबेस जो है हमारा, एंड यहाँ पे देखना ये पहला है ना, ये है iPhone 13, हम इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ये है यहाँ पर।
तो अभी मैं जो जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको करते हैं मेक रन, फिर से रिस्टार्ट सर्वर, और उसके बाद इंसोम्निया के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं करूँगा सेंड, तो अभी आप देखना नो बॉडी रिटर्न फॉर रिस्पॉन्स 204 जो कि हमने रिटर्न किया है। एंड अगर हम अभी ब्राउज़र के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जल्दी से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हुआ नहीं है। ओके, डिलीट हुआ नहीं है जो कि होना चाहिए था, बट क्या हुआ ऐसे? एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आईडी क्या यही थी हमारी 4B81। ओके, ये तो आईडी नहीं थी, यहाँ पर ऐसी आईडी नहीं है। आई थिंक मैंने रिकॉर्ड चेंज किए उसकी वजह से। एक काम करते हैं, ये जो है ना इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, अब देखना ये एग्जैक्टली रिकॉर्ड जो है डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है अभी भी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए अभी भी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड, तो अभी देखना 204, एंड यहाँ पर अगर करते हैं रिफ़्रेश तो वो रिकॉर्ड जो है वो चला गया। डिलीट की फंक्शनलिटी काम कर रही है। और आपने ये भी नोटिस किया कि अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कोई एरर सेंड नहीं कर रहे हैं। जो पहली बार हमारा हुआ था फिर भी हमें 204 हमें मिला था, जो कि एक डेलिब्रेटली हम इस तरह की प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, वापस कोड के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कमिट करूँगा। अभी जाइएगा मत, यहाँ पे और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले तो मैं इसको कमिट करूँगा, डिलीट एंड पॉइंट। ओके, कमिट करता है इसको एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखिए इसको क्लोज करते हैं। मैं main.go को फिर से एक बार ओपन करूँगा और यहाँ पर देखना ये जो हमारे राउट्स है सारे, तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। आप शायद देख के बोलेंगे यहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। देखिए प्रॉब्लम ऐसा फंक्शनलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इसको फ्यूचर में कैसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पर अगर कुछ हम चेंजेस नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब यहाँ पर देखना कि ये जो हैंडलर है फिर ये जो हैंडलर है, इनको हम डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं डेटाबेस। ओके, अभी के लिए एक डिपेंडेंसी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कल लॉगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें लॉगर पास करना पड़ेगा इसको, इस हैंडलर को, ताकि वो अंदर जाके लॉग कर पाए। मे बी उसके बाद हम यहाँ पे कोई कैशे वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो मे बी रेडिस वगैरह, तो इसको कैशे की डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। मे बी उसके बाद हमें कोई कॉन्फ़िग वगैरह पास करनी है तो उसकी डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी इस तरह से। या फिर जितने भी डिपेंडेंसीज इस हैंडलर के अंदर यूज़ होने वाली है फ्यूचर में, सारी हमें यहाँ से पास करनी पड़ेगी। अब बोलोगे ठीक है कर लेंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे 2-3 पैरामीटर्स तो ऐड करने, क्या दिक्कत है। देखिए दिक्कत यहाँ पर है कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं ना, अगर लेट से कि यहाँ पे भी पास करना है तो फिर से इसको हमें ऐसे रिपीट करना पड़ेगा। देखिए, और इसके बाद जितने भी हैंडलर्स बनेंगे, चाहे ये जो हैंडलर्स है सारे एक ही फाइल के अंदर है। देखिए लिस्ट उसी फाइल के अंदर है, डिलीट लिस्टिंग जो है उसी फाइल के अंदर है ना, हमारे सेम फाइल के अंदर है। ये यहाँ पे देखिए ये listings.go इसके अंदर ही है, लेकिन फिर भी हम बार बार इस तरह से जो डिपेंडेंसीज है वो रिपीट कर रहे हैं। और जब भी ज़्यादा पैरामीटर्स पास करते हैं तो उसके अंदर वो भी दिक्कत होती है कि उसका ऑर्डर चेंज हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है जहाँ पर हम ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये ऐसा जो रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, तो इसको और हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। और इसको करने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक गोलाइन का पैटर्न जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर पैटर्न, जो कि स्ट्रक्ट हम क्रिएट करके जो भी डिपेंडेंसीज है उसको उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अभी शायद ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये कितना सिंपल है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको अंडू कर लेते हैं सारी चीज़ें। ऐसे हमें क्या करना है, ये जो हमारा पैकेज है यहाँ पर हैंडलर पैकेज, उसके अंदर जो listings.go है, फॉर एग्जांपल ये सारी लिस्टिंग्स के जो एंड पॉइंट होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे। देखिए स्ट्रक्ट मतलब और कुछ नहीं होता है, मल्टीपल जो प्रॉपर्टीज़ है मेथड्स है उनको हम ग्रुप करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट से आए, टाइपस्क्रिप्ट से आए, तो जो क्लासेस होते हैं
क्लासेस जैसा है ये, लेकिन एग्जैक्टली क्लासेस वाला माइंडसेट आपको नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको इसका माइंडसेट जो है वो ऐसे समझना है, जो मेंटल मॉडल है स्ट्रक्ट का, कि मल्टीपल आइटम्स को जस्ट हम ग्रुप कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मेथड्स हो सकती है, उनको सिर्फ ग्रुप कर रहे, एक डब्बे के अंदर बंद कर रहे, वो स्ट्रक्ट है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे, तो टाइप, और इसको कुछ नाम देते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? मे बी यहाँ पे मैं लिस्टिंग हैंडलर, ओके, हैंडलर ऐसे नाम देता हूँ, और ये स्ट्रक्ट है, तो मैंने ऐसे ओपन कर दिया। अब ये स्ट्रक्ट क्या करेगा, हमें पता है कि ये आइटम्स को ग्रुप करता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो इस फाइल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होगी, वो अगर हम एक बार यहाँ पे स्टोर कर लेंगे तो सही होगा ना, यहीं पे स्टोर कर लेंगे, बाकी ये जो सारे मेथड्स हैं वो इसको यूज़ कर लेगी। सो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, देखिए डीबी को यहाँ पे स्टोर करूँगा, और इसका टाइप मैं बोलूँगा एसक्यूएल डीबी, ये ऑलरेडी हमें पता है, स्टोर कर लिया डीबी को। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेट भी तो करना पड़ेगा ना इसके अंदर, कि डेटाबेस कनेक्शन हम सेट कर दिया तो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए इसके अंदर की वैल्यूज़। अब ये कंस्ट्रक्टर मतलब गोlang के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो है ये, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्ट को कनेक्टेड नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब जस्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका काम होगा कि ये जो स्ट्रक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करना, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेज, वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक्चुअली उस क्लास का पार्ट होता है और उसको बनाने का एक तरीका होता है। गो के अंदर ऐसा नहीं है। गो के अंदर जस्ट कोई भी फंक्शन अगर उस स्ट्रक्ट को अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक बनाऊँगा फंक्शन, और यहाँ पे जो हम ईडीएम यूज़ करते हैं या फिर कन्वेंशन यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के लिए, वो ऐसे करते हैं, न्यू से शुरू करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रक्ट है उसका यहाँ पे नाम देना है आपको। सो हमारे केस में लिस्टिंग हैंडलर, ये एक फंक्शन है, और ये रिसीव करेगी वो चीज़ें जो हमें इनिशियलाइज करनी है। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे ये रिसीव होने वाला है, ये चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर रिसीव करूँगा ऐसे, एंड उसके बाद हमें अभी इस स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो मैं बोलूँगा यहाँ से रिटर्न कर दो इस स्ट्रक्ट को लिस्टिंग हैंडलर, एंड इसके ऊपर जो डीबी आया है उसको सेट कर दो। देखिए हो गया, ये हो गया परफेक्ट। अब ये एरर देगा कि टू मेनी रिटर्न वैल्यू। जब भी आपको ऐसा मैसेज दिखेगा, इसका मतलब आपने इसका रिटर्न वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि क्या टाइप है, वैल्यू ने रिटर्न टाइप क्या है वो मेंशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो लिस्टिंग हैंडलर है, ये स्ट्रक्ट टाइप है। सो ये चल गया। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ हम करेंगे, अभी देखिए यहाँ से मैंने ना लिस्टिंग हैंडलर जो है स्ट्रक्ट की वैल्यू रिटर्न की है। एक बेटर तरीका ये होगा कि यहाँ पे हम पॉइंटर रिटर्न करें, उससे क्या हो जाएगा कि अननेसेसरी कॉपी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो कॉपी इसकी रिटर्न कर रहा है। एंड अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर चाहते हैं कि हम इसका एक सिंगल हमेशा इंस्टेंस हो, तो हम क्या करेंगे, बेटर ये है कि हम यहाँ से पॉइंटर रिटर्न करें, मतलब रेफरेंस रिटर्न करें, ताकि कितनी भी बार ये कॉल करें हम हमेशा हम इसी स्ट्रक्ट की बात कर रहे, इसी स्ट्रक्ट की, ये जो यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, क्योंकि रेफरेंस हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये कंप्लेंट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऐड ऐसे देना है $, ताकि ये एक्चुअली पॉइंटर रिटर्न करें। देखिए अब ये और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है, बट इसको कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बोल रहे क्योंकि इसने इस स्ट्रक्ट को कंस्ट्रक्ट करके हमें दिया है वापस। ओके, तो स्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि ये जो मेथड्स हैं इनके अंदर यहाँ पर हमें डीबी चाहिए। देखिए अभी ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से रिसीव नहीं करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से रिसीव नहीं करेंगे, और यहाँ से अगर रिसीव नहीं करते हम तो हमें ये अंदर की फंक्शन भी नहीं चाहिए ना, वो हमने
बाहर ये रैपर फंक्शन इसलिए बनाई थी ताकि हम इस तरह से डीबी को रिसीव कर पाए। सही है ना? सो अभी अगर ये है ही नहीं तो अंदर की बाहर की ये फंक्शन चाहिए ही नहीं ना हमें। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है ना, ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए ऐसे, अब ये हैंडलर यहाँ से चला जाएगा, ऐसे रिटर्न वैल्यू नहीं है। एंड मैं इसको अभी हटा दूंगा यहाँ से, कोई ऐसे रिटर्न तो नहीं कर रहे हम। देखिए सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। एंड आई थिंक हमने मिसिंग रिटर्न ओके, रिटर्न मिसिंग है इसके अंदर। एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्यों, हाँ क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिक्स हो गया ना। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमने जस्ट उसका रैपर था ना बाहर का क्लोजर, वो हटा दिया है। वो हटा दिया क्योंकि अभी डीबी यहाँ से हम रिसीव नहीं करेंगे फंक्शन से। देखिए हर बार यहाँ से पास कर रहे थे ना, ऐसे पास नहीं करना है हमें हर बार, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया उसको। तो यहाँ पे रैपर की अभी ज़रूरत ही नहीं, तो जो रैपर है वो हटा दिया। डायरेक्टली हमने वो इसी फंक्शन को हैंडलर बना दिया। अब हमें डीबी चाहिए। अब डीबी कैसे मिलेगा? डीबी तो हमारे स्ट्रक्ट के अंदर है स्टोर्ड। अब स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी अगर हमें एक्सेस करनी है तो गो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मेथड्स होती है उनको हमें स्ट्रक्ट के ऊपर अटैच करना होता है। जैसे क्लासेस के ऊपर मेथड्स होती है ना, वैसे हम स्ट्रक्ट के ऊपर मेथड्स को अटैच कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। ये जो फंक कीवर्ड है ना, इसके बाद हम ऐसे, देखिए ऐसे करते हैं। एंड यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे हम जो स्ट्रक्ट है उसका रेफरेंस हम रिसीव करते हैं। तो हमारा है लिस्टिंग हैंडलर, तो मैं LH लिखूँगा ऐसे, लिस्टिंग हैंडलर। और इसका टाइप हमें देना है जो कि है लिस्टिंग हैंडलर। जैसे हम ऐसे करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब इस स्ट्रक्ट जो है उसको ये मेथड जो है वो अटैच हो जाएगी। अब ये सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये अभी उस स्ट्रक्ट की मेथड है। और यहाँ पे ये जो हमने किया ना, इसको नाम भी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेथड रिसीवर। इस तरह से ओके, एक तरह से हम स्ट्रक्ट को ये मेथड अटैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी LH हमारे पास है, इसका मतलब उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड होगी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे DB की जगह मैं लिखूँगा, इसके अंदर आगे ऐड करूँगा LH.DB, क्योंकि अभी LH के ऊपर सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएगी। देखिए LH डॉट करूँगा तो DB और लिस्ट मेथड भी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो हमने जो यूज़ किया है LH.DB इस तरह से। ओके, देखिए सिंपल है, ये हो गया, ये वाली मेथड हो गई। इसको भी कर लेते हैं, डिलीट वाले को, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। क्या करना है, अंदर का ये जो रिटर्न फंक्शन है वो बस हटा देना है हमें। तो मैं जल्दी से इसको रिप्लेस करता हूँ इससे, एंड इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये एक हटा देते हैं। एंड ये देखिए ये भी हो गया। यहाँ पे बस हमें एक मेथड रिसीवर डालना है, तो ऐसे, एंड यहाँ पे LH लिस्टिंग हैंडलर, ये भी अभी अटैच हो गई। यहाँ पे बस लिखना है LH.DB exec। देखिए ये भी अभी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना और एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत बार आप ये जो है ना पॉइंटर देखोगे, ऐसे पॉइंटर रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीज़न मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि पॉइंटर कभी रिसीव करते हैं और नॉर्मल वैल्यू कभी रिसीव करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आपके लिए पड़ेगा नहीं। अभी के लिए हम जो वैल्यूज़ है वही रखेंगे। और अब हमारी जो main.go है ना, ये यहाँ पे कंप्लेंट करेगी, क्योंकि अभी लिस्ट मेथड के अंदर कोई ऐसे हमारा DB तो पास नहीं कर रहे हम, राइट, वो हटा ही दिया हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्ट है ना, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो न्यू लिस्टिंग हैंडलर जो है उसको कॉल कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे करूँगा, देखिए यहाँ पर करता हूँ, एंड यहाँ पर लिस्टिंग हैंडलर ऐसे नाम देते हैं। एंड यहाँ पर करना है न्यू लिस्टिंग हैंडलर, ये हैंडलर से ही आएगा। देखिए हैंडलर्स पैकेज का ही पार्ट है ना।
अब इसके अंदर क्या पास करना है, डीबी पास करना है, तो मैं यहाँ पे डीबी पास करूँगा जो डिपेंडेंसी थी। अब ये लिस्टिंग हैंडलर जो है इसको मैं भी शॉर्ट नाम देते हैं लिस्टिंग हैंडलर। ऐसे गो के अंदर ये भी कन्वेंशन होता है कि हम जो नेमिंग है ना उसको एकदम शॉर्ट रखते हैं। अब LH मतलब लिस्टिंग हैंडलर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बोलूँगा हैंडलर्स नहीं, अभी ये हमारा है LH। ओके, LH के ऊपर जो लिस्ट है ना वही हमारा हैंडलर है। अभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लिस्ट खुद हमारा ये हैंडलर है। देखिए जो हमारे हैंडल फंक एक्सपेक्ट करता है, तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हैंडल फंक खुद कॉल करेगा। एंड यहाँ पे भी सेम रहेगा, LH डिलीट लिस्टिंग, और इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी कंप्लेंट करना बंद कर दिया। यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी ऐसे पास नहीं करेंगे, डिपेंडेंसी हम यहाँ पे एक ही बार पास करेंगे। इस हमारे लिस्टिंग गो के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज होगी, यहाँ पे लॉगर होगा, उसके बाद कैशे होगा, उसके बाद और भी कुछ हो सकता है, वो सारा अभी हम एक ही बार यहाँ से पास करेंगे। यहाँ से ऐसे लॉगर बार बार हमें हर एक हैंडलर के अंदर पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन गो के अंदर। और आपने नोटिस किया होगा इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी इंजेक्शन की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। गो के अंदर ये जो पैटर्न है स्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्टर, ये इतना पावरफुल है कि सारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हैंडल कर लेता है हमारे लिए। ओके, अब देखना यहाँ पे ऐसे कर लिया, और यहाँ पे इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक फिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे करते हैं ऐसे रन, और ये स्टार्ट होना चाहिए विदाउट एरर। यस, एंड यहाँ पर अब ये जो है ना इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। सो इंसोम्निया, एंड यहाँ पर मैं देखिए ये आईडी पेस्ट करता हूँ, अभी सेंड करते हैं। तो देखिए 204 नो कंटेंट, यहाँ पर रिफ्रेश चला गया। राइट, मतलब काम अभी एग्जैक्टली वही कर रहा है, लेकिन हमने अब देखना इसको इतनी अच्छी तरीके से अभी हमने इसको रिफैक्टर किया है, और ये आपका प्रॉपर मैनेजेबल होगा फ्यूचर में। डिपेंडेंसी एक ही जगह से जाएगी, जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। आपके प्रोजेक्ट का जो क्वालिटी है वो एकदम से ये चेंज करेगा अगर ये पैटर्न आप यूज़ करते हो तो। ओके, अब एक चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूँ इसके अंदर, कि ये जो नेमिंग हमने डिस्कस की थी ना, इसकी नेमिंग में भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें ये डिलीट लिस्टिंग ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिलीट भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा हैंडलर ही अभी है ना, लिस्टिंग हैंडलर है, तो लिस्टिंग की ही बात हो रही है। लिस्टिंग हैंडलर के अंदर लिस्ट करना है तो ये है, लिस्टिंग हैंडलर के अंदर डिलीट करना है तो लिस्टिंग को ये है डिलीट सिर्फ, है ना। डिलीट लिस्टिंग ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंडलर ऑलरेडी लिस्टिंग हैंडलर है। तो ये हम करेंगे, तो ये डिलीट जो है यहाँ पे भी जाके हमें रीनेम करना पड़ेगा। लिस्ट ओके है, जो डिलीट वाला है ना उसको ये हमने कर दिया रीनेम, और यहाँ पे ये अभी कंप्लेंट करना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया, हमारा डिलीट एंड पॉइंट अभी यहाँ पर रेडी है, और हमारा जो कंस्ट्रक्टर पैटर्न जो है उसके अंदर से हमने जिस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्ट की है वो भी हमारा रेडी है। ठीक है, अब हम कहाँ थे, हमने जो क्लोजर फैक्ट्री पैटर्न है उसको यूज़ किया था, एक फंक्शन को रैप करके आउटर फंक्शन से हम डिपेंडेंसी ले रहे थे। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमें हर एक हैंडलर के अंदर फिर से वो डिपेंडेंसीज पास करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने ये जो कंस्ट्रक्टर पैटर्न है उसको यूज़ किया, और एक ही बार हम सारी जो डिपेंडेंसी है वो पास करके हम उस स्ट्रक्ट के ऊपर स्टोर करते हैं, और फिर जितने भी हैंडलर्स होंगे वो हम अटैच करते हैं उस स्ट्रक्ट को, ताकि स्ट्रक्ट के अंदर से जो भी डिपेंडेंसीज है वो रिसीव करके यूज़ करें। ये आइडिया है, याद रखना। इंटरव्यूज़ के अंदर भी ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि हैंडलर्स को हम बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर ये कंस्ट्रक्टर पैटर्न यूज़ करके कैसे डिपेंडेंसी हैंडल की जाती है। अब मैं इसको कमिट करता हूँ जो भी काम हमने किया है। तो यहाँ पे करते हैं डिपेंडेंसी यूजिंग
कंस्ट्रक्टर पैटर्न। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर पैटर्न, इसको कमिट करते हैं, सिंक भी करते हैं ताकि ये डिप्लॉय हो जाए रेंडर के ऊपर और वहाँ पे भी हम इसको टेस्ट कर पाए। ओके, सो ये हो गया हमारा, ये एंड पॉइंट अभी रेडी है। ओके, अभी ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो क्वेरी हम कर रहे थे, यहाँ पर देखना, ये क्वेरी जो है, क्वेरी ऐसे कर रहे हैं, क्वेरी के ऊपर ऐसी एक मेथड एग्जिस्ट करती है। देखिए, क्वेरी कॉन्टेक्स्ट, देखिए, तो यहाँ पर इसके बीच में फ़र्क क्या है, क्वेरी और क्वेरी कॉन्टेक्स्ट के बीच में? हमने क्वेरी क्यों यूज़ किया है, कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं? यहाँ पर अगर ये एग्जैक्ट देखते हैं, इसको भी देखना, इसके ऊपर भी एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट एक मेथड आती है जो कि सेम काम कर रही है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? मैं आपको बता दूं, ट्यूटोरियल के लिए ये जो इस तरह से विदाउट कॉन्टेक्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम यूज़ करते हैं। बट प्रोडक्शन के अंदर जब भी हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेथड जो है वो यूज़ करनी ही चाहिए। मेरे खुद के टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं था इसकी वजह से, और हमारे प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर इशू हुआ था। सो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हमें पास करना होता है, कौन से प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है और क्यों हमें इसके प्रोडक्शन के अंदर हमें चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो मैं आपसे वही मिलता हूँ।